Hello, my dear friends and students. Welcome to my channel Goodness Pharmacy. This is Kunjan Verma here. आज का टॉपिक है नसेट्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एनाल्जेसिक्स. एनाल्जेसिक्स के दो पार्ट्स थे. फर्स्ट था ओपियोइड एनाल्जेसिक्स एंड सेकंड था नसेट्स. ओपियोइड एनाल्जेसिक्स प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नसेट्स के बारे में. All the drugs grouped in this class have analgesic, antipyretic and anti-inflammatory action. नाम से पता चल रहा है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं. नसेट्स की तीन प्रॉपर्टी होती हैं. फर्स्ट है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन होता है. इन कंट्रास्ट टू मॉर्फिन, दे डू नॉट डिप्रेस सीएनएस, डू नॉट प्रोड्यूस फिजिकल डिपेंडेंस, हैव नो अब्यूज लायबिलिटी, आर वीकर एनाल्जेसिक्स एक्सेप्ट फॉर इंफ्लेमेटरी पेन. ओके तो नसेट्स क्या होते हैं? इनकी तीन प्रॉपर्टी है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी. अगर इसे मॉर्फिन से कंपेयर करते हैं तो मॉर्फिन क्या करता है? हमारे सीएनएस को डिप्रेस करता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्शन करता था मॉर्फिन, जिससे हमें फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती थी. ठीक है, लेकिन जो नसेट्स होते हैं वो हमारे पेरिफेरल मैकेनिज्म पे एक्शन करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से एक्शन करता है. इस वजह से इन ड्रग्स की हमें क्या होती है? डिपेंडेंस नहीं होती है, फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होती है. ये सीएनएस को डिप्रेस नहीं करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन नार्कोटिक, नॉन ओपियोइड और एस्पिरिन लाइक एनाल्जेसिक्स. दे एक्ट प्राइमरली ऑन पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म. इन्हें हम नॉन नार्कोटिक, नॉन ओपियोइड और एस्पिरिन लाइक एनाल्जेसिक्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं वो कैसे एक्शन करती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्शन करती हैं. ओके, तो इसकी तीन प्रॉपर्टी हैं, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक मतलब ये पेन रिलीवर होती है. ठीक है. सेकंड आता है एंटीपायरेटिक. एंटीपायरेटिक मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर को ये नॉर्मल करती हैं. नेक्स्ट आता है एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट. इसकी प्रॉपर्टी जो रहती है इन्फ्लेमेशन को कम करने की. ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन पे भी एक्शन करती है. तो ये तीन प्रॉपर्टी रहती है नसेट्स की, बट डिफरेंस इसमें ये रहता है ये हमारे सीएनएस पे एक्शन नहीं करती है, इसलिए इसमें सिडेशन, हिप्नोसिस और यूफोरिया वाली कंडीशन इसमें नहीं आती है, और फिजिकल डिपेंडेंस भी नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में इसमें तीन कैटेगरी है. फर्स्ट आता है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स. इसमें आते हैं नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर. ये ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे है. तो आगे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये कैटेगरी भी समझ में आ जाएगी. तो उसमें फर्स्ट आती है सैलिसिलेट्स, एस्पिरिन. सेकंड प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव. इसमें आता है आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन एंड फ्लुब्रीप्रोफेन. थर्ड आता है फिनामेट्स. इसमें आती है मेफेनिक एसिड. फोर्थ इज इनोलिक एसिड डेरिवेटिव. इसमें ड्रग आती है पिरोक्सिकेम एंड टिनॉक्सिकेम. फिफ्थ इज एसिटिक एसिड डेरिवेटिव. इसमें ड्रग आती है कीटोरोलेक, इंडोमेथासिन एंड नेब्यूमेटोन. सिक्स आता है पायराजोलोन डेरिवेटिव. ये सारे केमिकल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हैं, केमिकली क्लासिफाई किया गया है. फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफेनब्यूटाजोन. ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज थी नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स में. नेक्स्ट आता है प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स. इसमें आती है निमोसुलाइड, डाइक्लोफेनाक, एसिलोफेनाक, मिलॉक्सिकेम एंड इटोडोलेक. नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, सेलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब एंड पेरिकॉक्सिब. लास्ट कैटेगरी आती है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन. ये वो कैटेगरी है जिन ड्रग्स की एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एक्शन अच्छा रहता है, लेकिन उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन जो है वो पुअर रहता है. फर्स्ट इज पैराअमीनोफिनॉल डेरिवेटिव. इसमें आता है पैरासीटामोल, जिसे केमिकली एसिटामिनोफेन बोलते हैं. सेकेंड इज पायराजोलोन डेरिवेटिव, मिटामिजोल एंड प्रोपीफिनाजोल. थर्ड इज बेंजोक्सासिन डेरिवेटिव इज नेफोपेन. ओके, ये क्लासिफिकेशन था मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे. आगे आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे. इसके बाद आपको क्लासिफिकेशन भी क्लियर हो जाएगा. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें इसका. ये ड्रग्स कैसे एक्शन करती है हमारी बॉडी के अंदर. ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, एराकिडोनिक एसिड लिबरेटेड फ्रॉम मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड इज कन्वर्टेड टू प्रोस्टाग्लैंडिन कैटालाइज्ड बाय एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज, जिसे बोलते हैं कॉक्स. हमारी बॉडी में मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, बाइफॉस्फोलिपिड लेयर होती है. ठीक है, तो बाइफॉस्फोलिपिड लेयर से एक एंजाइम, एक एसिड है एराकिडोनिक एसिड. एराकिडोनिक एसिड रिलीज होता है. इस एराकिडोनिक एसिड से क्या बनता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं. These prostaglandins produce hyperalgesia. They sensitize the nerve endings to pain caused by mediators of inflammation like bradykinin and histamine. Okay.
प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? एक टाइप के मीडिएटर्स हैं जो हाइपर एल्जेसिया कॉज करते हैं। हाइपर एल्जेसिया मतलब होता है जो पेन को प्रोड्यूस करते हैं, पेन इंड्यूस कराते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन। इनका काम भी यही रहता है, इन्फ्लेमेशन को कॉज कराना, मतलब पेन को इंड्यूस कराना। तो ये जो यहाँ पे चार्ट दे रखा है, इस पर देखें तो फर्स्ट आता है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड कहाँ से रिलीज होता है? हमारा बाई फॉस्फोलिपिड लेयर होती है, ठीक है। तो वही है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में एराकिडोनिक एसिड बनता है। एराकिडोनिक एसिड जो होता है, अब उसका कन्वर्जन होता है। यहाँ पे दो एंजाइम दे रखे हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेस जिसे बोलते हैं कॉक्स, एंड लिपोऑक्सीजिनेस जिसे बोलते हैं लॉक्स। हमें बेसिकली ध्यान देना है साइक्लोऑक्सीजिनेस प्रोस्टाग्लैंडिन वाली सिंथेसिस पे। तो एराकिडोनिक एसिड से कॉक्स की प्रेजेंस से बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंड एराकिडोनिक एसिड से लिपोऑक्सीजिनेस की प्रेजेंस से बनते हैं ल्यूकोट्रीन्स, ठीक है। लेकिन हमें इस प्रोसीजर में जो मतलब है वो प्रोस्टाग्लैंडिन से मतलब है, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है? हमारी बॉडी में आके पेन इंड्यूस कराती है, नर्व एंडिंग्स में इन्फ्लेमेशन करवा के पेन को इंड्यूस कराते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है जब पेन इंड्यूस होता है, जब पेन होता है। अब नसेट्स का एक्शन क्या रहता है? नसेट्स इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेस। नसेट का एक्शन जो रहता है वो साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम है, इसको इनहिबिट करना होता है। मतलब एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होगी। जब साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम ही इनहिबिट हो जाएगा, नसेट जो है साइक्लोऑक्सीजिनेस को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे तो क्या होगा? पेन नहीं होगा। तो ये बेसिकली इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, कॉक्स को इनहिबिट करना। अभी क्लासिफिकेशन में देखा भी होगा, कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं, मतलब ये साइक्लोऑक्सीजिनेस को इनहिबिट कर देते हैं। Aspirin is an irreversible inhibitor of COX by acetylation, while the others are reversible competitive COX inhibitor. Aspirin को अगर हम देखें तो irreversible inhibitor है वो COX की, और जो अदर ड्रग्स होती हैं वो रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होती हैं। देयर आर टू फॉर्म ऑफ कॉक्स। अगर हम कॉक्स की बात करें साइक्लोऑक्सीजिनेस के, यहाँ पे दो फॉर्म होते हैं कॉक्स के, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। कॉक्स 1 इज फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द नॉर्मल सेल। कॉक्स 1 कहाँ मिलता है? जितने भी नॉर्मल सेल्स होती हैं वहां मिलता है। कॉक्स 1 इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग टिश्यू होमियोस्टेसिस, मेनली टिश्यूज एंड सेल की होमियोस्टेसिस को एक बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। COX-2 जो होता है is induced in the inflammatory cells by cytokines and other mediators of inflammation. COX-2 जो होता है जितनी भी inflammatory cells होती हैं वहां पे इंड्यूस होता है, मतलब ये इन्फ्लेमेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जितनी भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स है उनको इंड्यूस करता है, उनको स्टिमुलेट करवाता है, जिससे इन्फ्लेमेशन होता है। This COX-2 catalyze the synthesis of prostanoids which are mediators of inflammation. मतलब बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो सिंथेसिस हो रही है वो इन द प्रेजेंस ऑफ COX-2 के प्रेजेंस में होती है, क्योंकि COX-2 जो होता है वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को प्रोड्यूस करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन होती है और पेन इंड्यूस होता है। This COX-2 catalyze the synthesis of prostanoids, ठीक है, जिससे क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। Most NSAID inhibit both the COX-1 and COX-2, while some newer agent like celecoxib and rofecoxib selectively inhibit the COX-2. तो कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं नसेट्स के जो COX-1 और COX-2 दोनों को ही इनहिबिट करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो COX-2 पे। तो बेसिकली आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आया होगा। नसेट्स क्या होते हैं? जो COX इनहिबिटर होते हैं। कॉक्स को ये क्या करते हैं? इनहिबिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होती है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जो पेन को इंड्यूस कराते हैं, इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कराते हैं। तो ये नसेट्स क्या करते हैं? कॉक्स को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो पेन भी नहीं होगा। अब आए हम क्लासिफिकेशन देखें तो जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो था नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। इसका मतलब ये है नॉन सिलेक्टिव, मतलब ये वो ड्रग्स हैं जो COX-1 पे भी एक्शन करती हैं, COX-2 पे भी एक्शन करती हैं। मतलब यहाँ पे कोई सिलेक्टिविटी नहीं है कि ये सिलेक्टिवली COX-1 को इनहिबिट करेंगे या COX-2 को। नॉन सिलेक्टिव है, ये एक्शन का एक्शन COX-1 पे भी हो सकता है और COX-2 पे भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड आता है प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर। प्रेफरेंशियल ऐसा माना जाता है कि ये ड्रग्स जो है COX-2 को ही इनहिबिट करती है। थर्ड आता है सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। ये वो ड्रग्स होती है जो सिलेक्टिवली केवल और केवल COX-2 पे ही जाकर अपना एक्शन करती है, ओके। इसमें मेन आती है सेलिकॉक्सिब और इटोलिकॉक्सिब। तो ये क्या है? सिलेक्टिवली COX-2 को ही जाके इनहिबिट करेंगे, ओके। और नेक्स्ट आता है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, जो एनाल्जेसिक एक्शन भी है इनमें ड्रग्स में, एंटीपायरेटिक एक्शन भी है, लेकिन ये पूरा एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, ओके। समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन भी।
उसके बाद हमारी फर्स्ट कैटेगरी आती है सैलिसिलेट्स। इसमें मेन ड्रग है एस्पिरिन। सैलिसिलेट्स आर द सॉल्ट्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड, मिथाइल सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। जो मेन ड्रग आती है वो आती है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसे बोलते हैं एस्पिरिन। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका केमिकली नेम है, इसका केमिकल नेम है। It is one of the oldest analgesic anti-inflammatory drug, is frequently used, still frequently used, से अब तक frequently use करते हैं। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखें तो फर्स्ट आता है एनाल्जेसिया। इसका मेन जो एक्शन है वो गुड एनाल्जेसिक है, पेन रिलीवर होती है। दिस इज बिकॉज प्रोस्टाग्लैंडिन आर फॉर्म ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन एंड desensitize the tissue to pain, and aspirin inhibit the prostaglandin synthesis, thereby act as analgesic। तो इसका एनाल्जेसिक एक्शन कैसे होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। Pain originated from the integumental structures like muscles, bone, joints. Pain in connective tissue is released। तो एस्पिरिन से क्या होता है, जो मसल्स, बोन, जॉइंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज में जो पेन होता है ये उससे रिलीफ देती है। द पेन इज रिलीव विदाउट यूफोरिया एंड हिप्नोसिस। इस ड्रग से हमें यूफोरिया, हिप्नोसिस कंडीशन नहीं आती है, मतलब नींद नहीं आती है, सुस्ती नहीं आती है, और यूफोरिया मतलब फीलिंग ऑफ वेल एंड हैप्पीनेस वाली जो कंडीशन होती है वो नहीं आती है, क्योंकि इसमें फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होता है, क्योंकि ये ड्रग हमारी सीएनएस पे एक्शन नहीं करती है। बट एस्पिरिन इज अ वीक एनाल्जेसिक व्हेन कंपेयर टू मॉर्फिन। अगर मॉर्फिन से कंपेयर करें तो ये वीक एनाल्जेसिक होती है, ठीक है। सेकंड इज एंटीपायरेटिक एक्शन का कैसे होता है, बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। इन प्रेजेंस ऑफ फीवर सैलिसिलेट्स ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर टू नॉर्मल लेवल, बट इन नॉर्मल इंडिविजुअल देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। जब अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर हमारा राइज होता है तो ये नॉर्मल लेके आती है, अगर नॉर्मल इंडिविजुअल में बॉडी टेम्परेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं देती है। इन फीवर पायरोजन ऑफ प्रोटीन सर्कुलेट इन द बॉडी, दिस इंक्रीजेस प्रोस्टाग्लैंडिन इन द हाइपोथैलेमस। फीवर कैसे आता है, कोई भी पायरोजन मतलब कोई भी आउटर फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आके एंटर करता है, जब ये हमारी बॉडी में क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, हमारे ब्रेन में होता है, जो मेनली टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हाइपोथैलेमस में प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस जो होती है बढ़ जाती है, जिससे बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेज हो जाता है, बढ़ जाता है, इससे फीवर आ जाता है। थर्मोस्टैटिक मैकेनिज्म इन द हाइपोथैलेमस इज दस डिस्टर्ब। तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी में थर्मोस्टैटिक मैकेनिज्म रहती है, उसको डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। तो एस्पिरिन क्या करती है, इनहिबिट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इन द हाइपोथैलेमस एंड रीसेट द थर्मोस्टेट एट द नॉर्मल लेवल, ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर। तो एस्पिरिन का एक काम क्या रहा, हाइपोथैलेमस में जाके प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, जिससे नॉर्मल थर्मोस्टैटिक मैकेनिज्म को ये नॉर्मल करती है। एनहांस स्वेटिंग एंड क्यूटेनियस वेसोडाइलेशन प्रमोट हीट लॉस एंड असिस्ट इन द एंटीपायरेटिक एक्शन। इससे क्या होता है, स्वेटिंग भी हो जाती, बढ़ती है, और वेसोडाइलेशन हो जाता है, वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, जिससे हीट रिलीज होती है बॉडी से, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट करता है। तो उसका एंटीपायरेटिक एक्शन समझ में आया होगा कि कैसे एक्शन करती है। हाइपोथैलेमस में जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस हो रही है उसको ये इनहिबिट करके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करती हैं बाय स्वेटिंग एंड हीट लॉस और वेसोडाइलेशन। Third is anti-inflammatory action. At higher dose of 4 to 6 gram per day, aspirin act as an anti-inflammatory agent. Sign of inflammation like tenderness, swelling, erythema and pain. Anti-inflammatory मतलब inflammation के ये signs होते हैं, swelling, erythema, erythema मतलब होता है redness and pain, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन शो करती है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है, बट द प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस इज नॉट अफेक्टेड। जनरली एस्पिरिन को आर्थराइटिस के केस में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। इन थेरेप्यूटिक डोज 4 to 6 ग्राम पर डे, सैलिसिलेट्स इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन बाय स्केलेटल मसल। तो हमारी बॉडी में क्या करती है, एस्पिरिन जो है, जितनी भी नसेट्स होती हैं या सैलिसिलेट्स हैं, ये मसल से ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ा देती हैं, जिससे CO2 का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज CO2 स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर। सैलिसिलेट्स आल्सो डायरेक्टली स्टिमुलेट द मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर। बोथ दिस एक्शन इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। ओवरऑल ये है कि ये रेस्पिरेशन को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, क्योंकि मसल्स में ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाता है, CO2 रिलीज ज्यादा होती है, जिससे जो रेस्पिरेशन की रेट है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है एसिड बेस बैलेंस। इन एंटी इंफ्लेमेटरी डोज, सैलिसिलेट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन, CO2 इज वॉश्ड आउट रिजल्टिंग इन रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्योंकि जैसे ऊपर वाले पॉइंट में बताया, इसमें CO2 का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। pH is become alkaline,
क्योंकि CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है इसलिए पीएच जो है एल्कलाइन हो जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये यहाँ पे बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन जो है यूरिन में बढ़ा देती है, जिससे पीएच जो है वो नॉर्मल हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। समझ में आया? मतलब रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा हो रहा होता है, इस वजह से CO2 का प्रोडक्शन होता है, जिससे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाती है और पीएच जो हमारी एल्कलाइन हो जाती है। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए यूरिन में बाइकार्बोनेट का, सोडियम, पोटेशियम एंड वाटर का एक्सक्रीशन ज्यादा होता है, जिससे पीएच जो है वो नॉर्मल हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। नेक्स्ट पॉइंट आता है जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे इसका क्या एक्शन रहता है? एस्पिरिन इज गैस्ट्रिक इरिटेंट, ये जीआईटी में इरिटेशन कॉज करती है। एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, नोजिया, वॉमिटिंग, इरिटेशन होने से क्या होता है? नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है। एस्पिरिन आल्सो स्टिमुलेट द सीटीजेड टू प्रोड्यूस द वॉमिटिंग। सीटीजेड, जैसे मैंने पहले भी बताया है, इट इज अ कीमोरेसेप्टर ट्राइगर जोन, जो वॉमिटिंग सेंटर होता है, वॉमिटिंग इंड्यूस कराता है। तो एस्पिरिन जो है वो सीटीजेड को स्टिमुलेट कर देती है, जिससे वॉमिटिंग हो सकती है। नेक्स्ट आता है इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स। In higher doses, salicylate suppress several antigen-antibody reaction, including inhibition of antibody production, antigen-antibody aggregation, antigen-induced release of histamine. मतलब ये antigen-antibody reaction करवा के, ठीक है, एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है उसे इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। These effect might also contribute to the beneficial effect in rheumatic fever. Rheumatic fever में भी इसका एक प्लस पॉइंट रहता है, यूजफुल होती है एस्पिरिन। ओके, तो ये सब था हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नेक्स्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक्स, इसके एडीएमई देखें। सैलिसिलेट्स बीइंग एसिडिक ड्रग आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक एंड द अपर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये एक एसिड है, एसिडिक ड्रग है, इसलिए स्टमक से और अपर स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है। बट एस्पिरिन एज सच इज पुअरली सॉल्युबल, हेंस नॉट वेल एब्जॉर्ब, ज्यादा अच्छी सॉल्युबिलिटी नहीं है इसकी, इसलिए अच्छे से एब्जॉर्ब भी नहीं होती है। When administered as microfine particles, absorption increases. अगर इसे हम माइक्रोफाइन पार्टिकल्स में दें तो इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। Thus, particle size, pH of the GIT, solubility of the preparation, and the presence of food in the stomach influence the absorption. इसका पार्टिकल साइज क्या है, ड्रग का pH क्या है, GIT की सॉल्युबिलिटी कितनी है, फूड प्रेजेंस ऑफ फूड, ये सारी फैक्टर्स जो हैं वो इसके एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट्स, जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। एस्पिरिन के कुछ कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं। एनाल्जेसिक डोज आर जनरली वेल टॉलरेटेड, बट एंटी इंफ्लेमेटरी डोज आर यूजुअली एसोसिएटेड विद एडवर्स इफेक्ट। अगर से हम नॉर्मल डोज लें एनाल्जेसिक्स के बेसिस पे पेन को रिलीफ देने के लिए तो ये टॉलरेटेड है, लेकिन जब हम इसके हाई डोज कर देते हैं तो कुछ एडवर्स इफेक्ट्स इसमें आते हैं। जीआईटी में आता है नोजिया, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, मतलब जीआईटी को अपसेट कर देता है। वॉमिटिंग, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस मतलब स्टमक में इन्फ्लेमेशन, पेप्टिक अल्सर्स, इंक्रीज अकल्ट ब्लड लॉस इन स्टूल्स, स्टूल्स में ब्लड लॉस होता है, ये कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट आता है एलर्जिक रिएक्शंस, जैसे रैशेस, अर्टिकेरिया स्किन डिसीज, स्किन रैशेस, फोटोसेंसिटिविटी हो जाती है। Rhinorrhea is a running nose, angioedema is टिश्यूज में स्वेलिंग होना, एंड अस्थमा स्पेशली, ये केसेस हैं मतलब एलर्जिक रिएक्शन के। नेक्स्ट आता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मींस नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन मतलब किडनी, किडनी में टॉक्सिसिटी हो सकती है। सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन एंड इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन कैन अकर, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन कर देती है। नेक्स्ट आता है हेपेटोटॉक्सिसिटी, हेपेटो मींस लिवर, लिवर में टॉक्सिसिटी हो सकती है इससे, हाई डोज लेने से नसेट्स की, बहुत टाइम तक से यूज करने से लिवर इन्फेक्शन, लिवर टॉक्सिसिटी हो सकती है। नेक्स्ट आता है रे सिंड्रोम, रे सिंड्रोम इज अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट है एस्पिरिन का। रे सिंड्रोम जनरली से चिल्ड्रंस में देखते हैं। इट इज अ हिपैटिक इंसेफेलोपैथी विच मे बी फेटल, हिपैटिक मतलब मेन इसमें लिवर डिसीज है, लिवर टॉक्सिसिटी है ये, जो मेनली चिल्ड्रंस में होती है। It develops a few days after a viral infection, especially influenza and varicella. वायरल इन्फेक्शन केस में होता है, मतलब वायरल इन्फेक्शन में जनरली एस्पिरिन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं, मतलब एस्पिरिन वायरल इन्फेक्शन में नहीं दी जाए तो अच्छा है, क्योंकि इससे चिल्ड्रंस में रे सिंड्रोम हो सकता है, इसलिए इसे चिल्ड्रंस में ड्यूरिंग द वायरल फीवर के टाइम पे एस्पिरिन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किया जाता है, मतलब नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आता है सैलिसिलिज्म, ये भी कॉमन एडवर्स इफेक्ट है इसका, ठीक है। सैलिसिलिज्म में जो सिंड्रोम है इसमें क्या रहता है, हेडेक, वर्टिगो, चक्कर आने लगते हैं, ठीक है। टेनाइटस, टेनाइटस इज मींस कान में घंटियां बजना, रिंगिंग इन ईयर्स होता है टेनाइटस। वॉमिटिंग, मेंटल कंफ्यूजन,
डायरिया, स्वेटिंग, डिफिकल्टी इन हियरिंग, थर्स्ट एंड डिहाइड्रेशन। ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं इन सब में, ये इसे कहते हैं सैलिसिस। ठीक है, इसे सैलिसिलिन, क्रॉनिक सैलिसिलेट इंटॉक्सिकेशन टर्म सैलिसिलिन, मतलब जब हमारी बॉडी में एस्पिरिन की बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाती है, जब उसे हम बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर लेते हैं तो उस केस में टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी में, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सैलिसिलिज्म। और ये सारे जो एडवर्स इफेक्ट हैं, सारे सिम्टम्स हैं, ये दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, इसमें मेन जो रहता है वो रहता है टिनाइटिस। ये सब था हमारा एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एस्पिरिन और सैलिसिलेट्स। इसके यूजेस आते हैं एज एनाल्जेसिक, फीवर फॉर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, एक्यूट रिमेटिक फीवर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस में से यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है पैरामिनोफिनॉल डेरिवेटिव्स, जो कैटेगरी है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड लो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। इसमें ड्रग आती है पैरासीटामोल, जिसे केमिकली एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं। Phenacetin was the first drug used in this group, but due to the severe side effects, adverse effect, it is now banned. Phenacetin इस कैटेगरी की ड्रग है, लेकिन इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि इसके सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स थे। तो उसके रिप्लेसमेंट में पैरासीटामोल यूज किया जाता है, जो सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग है। इसका एक्शन देखें, पैरासीटामोल हैज एनाल्जेसिक, गुड एंटीपायरेटिक एंड वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। इसकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी अच्छी होती है, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी है, जनरली से फीवर में ही यूज किया जाता है, लेकिन इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो है वीक है। ड्यू टू वीक प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटरी एक्टिविटी इन द पेरिफेरी, इट हैज पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन अच्छा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब पेरिफेरी में ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं कर पाती है, इसकी वीक एक्टिविटी रहती है। Paracetamol is active on cyclooxygenase in the brain, which accounts for its antipyretic action। जैसा कि बताया था, ये मेनली फीवर के लिए लेते हैं, तो इसका एक्शन भी ब्रेन में ही होता है। तो फीवर कब होता है? जब हाइपोथैलेमस में हमारा थर्मोस्टेटिक मैकेनिज्म जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये क्या करती है, पैरासीटामोल ब्रेन में साइक्लोऑक्सीजनेस को, कॉक्स को इनहिबिट कर देती है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस नहीं होती है, टेम्परेचर भी रेगुलेट हो जाता है। In the presence of peroxides which are present at the site of inflammation, paracetamol has a poor ability to inhibit the cyclooxygenase। इन्फ्लेमेशन के कंडीशन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन जब होता है तो उस टाइम पे पेरोक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंट में उस पैरासीटामोल जो है वो कॉक्स को इनहिबिट नहीं कर पाती है, यानी पेरिफेरी में, मतलब उसका इन्फ्लेमेटरी एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पर बॉडी में पेरोक्साइड्स प्रेजेंट होने पे, जहां पे भी इन्फ्लेमेशन हुआ है उस एरिया में पेरोक्साइड्स प्रेजेंट होने की वजह से वो कॉक्स को इनहिबिट नहीं कर पाती है, जिससे हमारा इन्फ्लेमेशन कंट्रोल नहीं हो पाता है। इस वजह से पैरासीटामोल जो है वो इन्फ्लेमेटरी जो उसकी एक्टिविटी रहती है वो पुअर रहती है। इट डज नॉट स्टिमुलेट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन पे कोई एक्शन नहीं होता है इसका। एसिड बेस बैलेंस, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, प्लेटलेट फंक्शन, इन सब पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ओवरऑल समझ में आया कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है पैरासीटामोल का। सिंपली ये ब्रेन में जाके कॉक्स को इनहिबिट कर देती है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस नहीं होती है, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है रेगुलेट हो जाता है। और ये वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है क्योंकि ये पेरिफेरी में कॉक्स को इनहिबिट नहीं कर पाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। इस वजह से इसकी इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो रहता है वो वीक रहता है। ओके, नेक्स्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक। पैरासीटामोल इज वेल एब्जॉर्ब ओरली, वेल एब्जॉर्ब है, 30% प्रोटीन बाउंड रहता है इसका। इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम, एक एंजाइम है जो लिवर में प्रेजेंट होते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म होता है। दो प्रोसेस दे रखी है, बाय ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन एंड ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन के थ्रू इसका मेटाबॉलिज्म होता है। ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन 60% चांसेस रहते हैं एंड ग्लूटाथायोन के 20% रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट्स। In antibiotic doses, paracetamol is safe and well tolerated. Safe drug है, nausea and rashes occur when large dose अगर हम देते हैं तो इसकी acute paracetamol poisoning, अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो पैरासीटामोल पॉइजनिंग भी हो सकती है। नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया इज ईटिंग डिसऑर्डर, जब हमें बहुत भूख लगने लगती है वो कंडीशन कहलाती है एनोरेक्सिया। एंड एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स। पैरासीटामोल इज हेपेटोटॉक्सिक एंड कॉज सीवियर हेपेटिक डैमेज, ज़्यादा कंसंट्रेशन में लेने से लिवर डैमेज भी हो सकता है, लिवर टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स थे। नेक्स्ट आता है यूजेस। पैरासीटामोल इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक इन पेनफुल कंडीशन, मेन वही है, एनाल्जेसिक में यूज करते हैं, टूथएक, हेडेक एंड एज अ एंटीपायरेटिक, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब था हमारा नसेट्स के बारे में। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को।
नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस। ये सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं जिसमें जनरल एनेस्थेटिक्स, ओपियोइड एनालिसिस एंड नसेट्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट आता है व्हाट आर जनरल एनेस्थेटिक, क्लासिफाई देम। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किए हैं जनरल एनेस्थेशिया। ठीक है, तो जनरल एनेस्थेशिया क्या होता है उसको क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है इसमें। सेकंड है व्हाट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड पे शॉर्ट नोट लिखना है। गैस होती है, ठीक है, जो भी इसके एक्शंस होते हैं, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेज, वो सब इसमें बताने हैं। थर्ड आता है एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थेशिया। मैंने उस लेक्चर में जनरल एनेस्थेशिया की डिफरेंट स्टेजेस भी डिस्कस करी हैं। ठीक है, तो 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, वो डिस्कस करना है। उसके बाद आता है एनालिसिस में। फोर्थ क्वेश्चन है क्लासिफाई नार्कोटिक एनालिसिस। नार्कोटिक एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ ओपियोइड एनालिसिस। ठीक है, तो उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। फिफ्थ क्वेश्चन इज गिव मोड ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का प्रीवियस लेक्चर में मैंने मॉर्फिन का मोड ऑफ एक्शन बाय डायग्राम के थ्रू समझाया था पूरा, एंड उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होते हैं वो सब इसमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट आता है डिफाइन द टर्म एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, नसेट्स एंड क्लासिफाई देम। एनालिसिस क्या है, एंटीपायरेटिक क्या है, अभी लेक्चर में डिस्कस किया है, एंड नसेट्स को क्लासिफाई करना है। ओके, सेवेंथ आता है एक्सप्लेन मोड ऑफ एक्शन ऑफ नसेट्स। पूरा चार्ट के फॉर्म में डिस्कस किया है नसेट्स का क्या मोड ऑफ एक्शन रहता है। एट्थ इज गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ सैलिसिलेट्स। सैलिसिलेट्स के पूरे फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिस्कस करने हैं, ठीक है, जैसा अभी बताया। नेक्स्ट आता है गिव एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एस्पिरिन। जितने भी एडवर्स इफेक्ट बताए थे अभी, नॉर्मल जो मेन है, रे सिंड्रोम एंड सैलिसिस, तो वो बताने हैं इसमें। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैरासिटामोल। पैरासिटामोल पे पूरा शॉर्ट नोट लिखना है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स, यूजेस, एडीआर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस किए हैं मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।